विद्यार्थियों नमस्कार। हिंदी साहित्य स्नातक तृतीय वर्ष के पाठ्यक्रम में जो दूसरी कवि की रचनाएं संकलित हैं वे हैं राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त। अयोध्या से उपाध्याय हरिओध की प्रिय प्रवास महाकाव्य की कुछ चयनित छंद हमारे पाठ्यक्रम में थे। इसी प्रकार से द्विवेदी युग के दूसरे बड़े कवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं, उनकी साकेत महाकाव्य के अंश भी हमारे पाठ्यक्रम में है। आज हम राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के विषय में जानेंगे। जो आप स्क्रीन पर चित्र देख रहे हैं वह राष्ट्र कवि का ही चित्र है। भारत सरकार ने उनके सम्मान में ये डाक टिकट जारी किया था। मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म 3 अगस्त 1886 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के झांसी जनपद जिला के चिरगांव में हुआ था। आप द्विवेदी युग के बड़े चर्चित और प्रसिद्ध कवि रहे हैं। आपके पिताजी का नाम रामचरण जी कनकने था। आपकी माताश्री का नाम काशीबाई। आपका परिवार वैष्णव परिवार था और राम भक्त परिवार था आपका परिवार। आपने आरंभ में ब्रज भाषा में रचनाएं आरंभ की, किंतु आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के प्रभाव से आपने खड़ी बोली हिंदी में लिखना शुरू किया। आपने आरंभ में जब अपनी रचना सरस्वती में प्रकाशित होने के लिए भेजी तो अपना कवि नाम रखा था, उपनाम रखा था रसिकेंद्र, और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने रचना वापस लौटा दी और एक चिट्ठी लिख दी कि अब रसिकेंद्र बनने का ज़माना चला गया है। हम ऐसी रचनाएं चाहते हैं जो राष्ट्र और समाज के जागरण में काम आ सकें। इस बात से मैथिली शरण गुप्त जी अत्यंत प्रभावित हुए। मैथिली शरण गुप्त जी की रचनाओं की बात करें तो उनकी असंख्य रचनाएं सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित होती रही हैं और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी उनकी गुरुवत हैं। यहाँ तक कि उन्होंने जब साकेत महाकाव्य लिखा तो उस गुरु ऋण को उन्होंने स्वीकार भी किया है कि करते तुलसीदास भी कैसे मानस नाद, महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को श्रेय प्रदान किया है मैथिली शरण गुप्त जी ने। मैथिली शरण गुप्त जी का पहला जो काव्य संकलन था वह रंग में भंग था। बाद में जयद्रथ वध प्रकाशित हुआ, ये जो खंड काव्य है 1909-10 में प्रकाशित हुआ 10 में। मैथिली शरण गुप्त जी ने मौलिक रचनाओं के साथ साथ अनुवाद भी किए हैं। फारसी में जो उमर खय्याम की रुबाइयाँ हैं, रुबाइयत उमर खय्याम, उसका अनुवाद मैथिली शरण गुप्त जी ने भी किया। हरिवंश राय बच्चन ने 1933 के आसपास अनुवाद किया था। मैथिली शरण गुप्त जी ने भी उमर खय्याम के रुबाइयों का अनुवाद किया था। इसके अलावा जो बंगाल के प्रसिद्ध साहित्यकार हैं, नाम इसमें मेरा विस्मृत हो रहा है, जिन्होंने मेघनाद वध लिखा था, उसका भी अनुवाद मैथिली शरण गुप्त जी ने किया। ब्रजांगना विलाप का अनुवाद उन्होंने किया। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवित्व प्रदान करने वाली जो रचना है, जिस एक रचना ने उन्हें लोकप्रियता के शिखर पे पहुंचा दिया। और लोकप्रियता का मापदंड इकलौता मापदंड नहीं हो सकता किसी के रचनाकार की स्वीकार्यता का, उसकी महत्व का, लेकिन स्वतंत्रता आंदोलन ने जिस रचना से आत्मबल प्राप्त किया वह रचना भारत भारती 1912 में प्रकाशित हुई और जब्त होते होते बची अंग्रेज शासन के दौरान। मैथिली शरण गुप्त जी ने संस्कृत की कुछ रचनाओं का भी हिंदी अनुवाद किया। जैसे संस्कृत की जो प्रसिद्ध रचना है स्वप्न वासव दत्ता, उसका अनुवाद उन्होंने किया है। 1931 में इन्होंने साकेत महाकाव्य प्रकाशित करवाया। रचनाकाल पहले से हैं, इन्होंने करीब 1916-17 से लिखना आरंभ कर दिया था। साकेत जो महाकाव्य है, इसके लिखने के पीछे जो प्रेरणा थी वह निश्चित रूप से
आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की प्रेरणा थी। 1931 में जब ये महाकाव्य प्रकाशित हुआ तो काफ़ी चर्चा और यश इस महाकाव्य ने अर्जित किया। राम कथा को उन्होंने काव्यबद्ध किया है साकेत में। 1925 में वे पंचवटी लिख चुके थे खंड काव्य के रूप में, जो प्रकृति वर्णन की दृष्टि से भी अत्यंत श्रेष्ठ रचना है। चार चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल तल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में, पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों के नौकों से, मानो झीम रहे हैं तर भी मंद पवन के झोंकों से। ऐसा वर्णन जो हिंदी में अनूठा था उस दौर में। हालांकि छायावाद का युग वह प्रारंभ हो चुका था, 1925 में ये प्रकाशित हुआ पंचवटी, लेकिन अच्छी रचना थी, लोकप्रिय होना ही था इसको। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी को स्वतंत्रता के बाद में भारत की जो संसद है उसकी उच्च सदन राज्यसभा का सम्मानित सदस्य बनाया गया भारत के माननीय राष्ट्रपति जी द्वारा। भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया। आगरा विश्वविद्यालय ने उन्हें जो साहित्य के क्षेत्र में सर्वोच्च उपाधि हो सकती है डीलिट की मानद उपाधि प्रदान की। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कार्यकमलों द्वारा 1962 में उन्हें राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं उनके सम्मान में अभिनंदन ग्रंथ भेंट किया गया। और मैथिली शरण गुप्त जी हैं वे द्विवेदी युग के सर्वाधिक पढ़े गए, सर्वाधिक बुने गए, सर्वाधिक लोकप्रिय कवि हैं। 1964 में जब आपका स्वर्गवास हुआ उस समय आपकी जो अवस्था है वो 78 वर्ष की थी। आप श्रेष्ठ कवि और राजनेता रहे हैं, अनुवादक रहे हैं, और उन्होंने कुछ नाटक भी लिखे हैं, तिलोत्तमा है, अनग है, 3 नाटक लिखे हैं उन्होंने। मैथिली शरण गुप्त जी गांधीवादी दृष्टि के रचनाकार हैं। गांधीवाद उनकी साहित्यिक धारा का महत्वपूर्ण पड़ाव है। साकेत उनका महाकाव्य है। यशोधरा को यहाँ महाकाव्य दिखा रखा है, किंतु ये खंड काव्य है। जयद्रथ वध खंड काव्य है, भारत भारती खंड काव्य नहीं है। पंचवटी, द्वापर, सिद्धराज, नहुष, अंजलि और अर्घ्य, अजित, अर्जन और विसर्जन, काबा और करबला, किसान, कुणाल गीत, गुरु तेग बहादुर, गुरुकुल, जय भारत, युद्ध, झंकार, पृथ्वीपुत्र, वक संहार, शकुंतला, विश्ववेदना, राजा प्रजा, विष्णुप्रिया, उर्मिला, लीला, प्रदक्षिणा, दिवोदास, भूमि भाग, ये इनकी काव्य रचनाएं हैं। नाटकों में इनका विकट भट, विरहिणी, वैतालिक, शक्ति, सैरंधी आदि हैं। मैथिली शरण गुप्त रचनावली है वह 12 खंडों में प्रकाशित हो चुकी है वाणी प्रकाशन से, और डॉक्टर कृष्णदत्त पालीवाल जो हिंदी के मूर्धन्य समीक्षक आलोचक विद्वान थे उनके संपादन में ये प्रकाशित हुई है। माइकल मधुसूदन, जिनके मैं नाम विस्मृत कर रहा था, जिनका मेघनाथ वध खूब चर्चा में रहा है, विरहिणी व्रजांगना खूब चर्चित रचना रही है, कि माइकल मधुसूदन की रचनाएं थी, बंगाली रचनाएं थी, जिनका मैथिली शरण गुप्त जी ने अनुवाद किया था। मैथिली शरण गुप्त अपने युग के ही नहीं बल्कि समूचे आधुनिक हिंदी साहित्य के युग दृष्टा और युग सृष्टा रचनाकार हैं, जिनकी कलम के माध्यम से, जिनके रचनाओं के माध्यम से एक बड़ा साहित्यिक युग आकार लेता है। और उस दौर में न केवल भाषा परिमार्जित होती है हिंदी की और खड़ी बोली हिंदी के प्रति ये भ्रांति टूटती है कि खड़ी बोली हिंदी में अच्छी रचनाएं नहीं हो सकती, बल्कि साथ साथ जो साहित्यिक परिमार्जन और राष्ट्र और समाज का नैतिक जागरण है वह जिम्मेदारी भी उस दौर के कवि निभाते हैं। उनमें सबसे बड़ा नाम मैथिली शरण गुप्त जी का ही है। तो मैथिली शरण गुप्त जी की रचना हम पढ़ेंगे अगली ऑनलाइन वीडियो क्लास में। धन्यवाद।